मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कल जब चाहे वो वज़ीर आज़म साहब का तकरीर हो या कायदे इस पे इख्तलाफ का तकरीर हो, जिस तरीके से हाउस के मेंबरान यहाँ आके एहतजाज के नाम पे जो गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख के बहुत ही मायूस होंगे जनाब स्पीकर। पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इख्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाइयाँ उनके इख्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक जिंदा दस्तावेज जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की। नाना की सियासत वो दफन करके गया है, अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेन करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, असल बात में खुश आमदेद। मैं हूँ फ़हीम भट्टी। सियासी खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं, हेडलाइंस भी बनी। बिलावल साहब ने क्या फरमाया, बड़े मियाँ साहब ने क्या फरमाया, शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कहा और बैरिस्टर गौहर साहब ने क्या बयान दिया। शायद सुर्खियाँ भी लगती हैं, लेकिन आज जब मैं अखबार पढ़ रहा था उसमें जब मैंने ये खबर पढ़ी कि 2 बहन भाई, सगे बहन भाई जब अडियाला रोड पे वो पैदल चल रहे थे तो बरसाती नाले में गिर के डूब के फौत हो गए और एक बच्चे की डेड बॉडी मिल पाई है, दूसरे की नहीं मिल पाई। तो सवाल ही पैदा होता है कि एक तो हमारे सहाफ़ती अक़दार भी किधर हैं कि इस तरह की खबर, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट खबर आज की वो होनी चाहिए थी, उस पर बात करनी चाहिए थी। उसके माँ बाप, उन बच्चों के माँ बाप किससे जाके पूछेंगे? ज़िला इंतज़ामिया से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, CM पंजाब से किससे सवाल करेंगे? कोई उनसे जाके पूछे कि वो क्या बीत रही है उन पर इस वक्त। और ऐसे कई सैकड़ों केसेस हैं जो कि गटर का ढक्कन खुला हुआ है, नाले में बच्चे बह गए। किसकी जिम्मेदारी थी टू मेक श्योर करना बरसाती नाले को कवर किया जाए? हमारी प्रायोरिटी शायद इस वक्त कुछ और हो चुकी है। हमारे सियासतदान, सियासी पार्टीज बात तो करती हैं आवाम की, आवाम को डिलीवर करने की, लेकिन जो बुनियादी हकूक़ हैं वो अब तक डिलीवर नहीं हो पा रहे। रोड एक्सीडेंट्स में सैकड़ों अफराद हर हफ्ते, हर महीने मुल्क भर में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इंजीनियरिंग का फॉल्ट होता है, रोड साइंस नहीं होते, प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे होते। बहरहाल इस पे भी हम बात करेंगे, जो सियासी मामला है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा जो आज के मेहमान हैं मुझे सबसे पहले इस इशू पे बात कीजिए जो बज़ाहिर बड़ा छोटा दिखाई देता है और शायद हमारी ये प्रायोरिटी भी नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद फिर हम आते हैं कि क्या बनेगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का और क्या बनेगा जो कि उनको रिजर्व सीट्स नहीं दी गई और जो बाकी सियासी बयानात आ रहे हैं और जो सदर का इंतखाब है उसके क्या मामला होंगे। वैसे मौजूद हैं आज सेनेटर बहरा मंतंगी साहब और शाह वैस नूरानी साहब और उनके साथ साथ अजहर सिद्दीक साहब। जी वेलकम कहते हैं तमाम मेहमानों को। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये जो मैंने जिस वाक़े का जिक्र किया, मेंशन किया कि 2 सगे बहन भाई बरसाती नाले में रावलपिंडी में अडियाला रोड पे बह के और एक बच्चे की तो अभी तक बॉडी भी नहीं मिली, तो इसके जो माँ बाप हैं इन बच्चों के, वो किससे सवाल करें? जिम्मेदार कौन है? ये एक वाक़या नहीं है, हर रोज़ अखबार में ऐसी खबर आई होती है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी नहीं है ये अपेरेंटली। बहुत शुक्रिया। अगर मुझसे पूछते हैं तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान के हुक्मरान है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हम सबको याद होना चाहिए, जो उन्होंने दरियाए दजला के किनारे के हवाले से बड़ा मिसाल देते हुए कहा था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये हुक्मरान वक्त है। जिस वक्त आप हुक्मरान वक्त को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देंगे तो ये मुल्क आगे जाएगा। आप पता है ना कि किसी ने कुछ नहीं आना, शोर पड़ेगा, एक आध ऑफिसर सस्पेंड करेंगे और शहबाज शरीफ जैसे, तो उसका तो काम ही ये है ना, उन्होंने पूरी जिंदगी जितनी दफा वजारत उला संभाली है या वजारत उज़्मा संभाली है तो वो मुअत्तली है। मैं बैठे रिकॉर्ड ढूंढता रहा कि आज तक जितने ऑफिसर मुअत्तल किए उनमें से मुलाजमतों को किसको निकाला है, किन को कुछ सख्त सजाएं हुई। आप हैरान रहेंगे, एक भी केस ऐसा नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ वजह सिर्फ यही है, ये अपना फेस वॉश कह सकते हैं आप, अपना आप और हमारे लिए लगा कर दिखा दिया और इससे लोगों को थोड़ी सी देर के लिए खुशी का सांस आया है कि पता नहीं क्या कुछ हो गया है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिकली इस मुल्क को ना, आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, लिखा हुआ है राइट टू लाइफ मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट देखिए ना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा फंडामेंटल राइट है। मुझे जेलों में डाल दे, मुझे पकड़ के पुलिस, ठीक है, पॉइंट टेकन। हम उस सियासी डिस्कशन पर लेटर ऑन आते हैं। नूरानी साहब, आप क्या समझते हैं इस तरह के जो वाकयात होते हैं इनका जिम्मेदार कौन होता है?
बज़ाहिर एक खबर पढ़ने के बाद ठीक है, ऐसा लगता है रूटीन की बात है, लेकिन कोई उन माँ बाप से जाके पूछे कि जिनके 2 बच्चे, बहन भाई बरसाती नाले में, जो कि अडयाला रोड पे, रावलपिंडी में, ट्विन सिटी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान के साथ वाला शहर, तो बाकी दूर दराज इलाकों में क्या सूरत हाल होगी। तो इस तरह के वाक़यात का जिम्मेदार कौन है, किस पे जिम्मेदारी आयद होती है, वो किससे जाके पूछेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। देखिए, इसका बैकग्राउंड की ज़रा थोड़ा आज के दौर के अंदर 2024 है और हमारे मुल्क जो है 76 साल से ज़ायद हो गए इसको मार्ज़ वजूद में आया है। दुनिया के जितने भी तमाम ममालिक हैं उनकी आज की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है कि हम एनर्जी डेवलपमेंट किस तरह करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किस तरह हम फोकस हासिल कर सकते हैं, हमारा बेहतरीन से बेहतरीन जो निज़ाम है स्पेसशिप का वो किस तरह हम नासा की तरह डेवलप कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर। और हम बहैसियत कौम पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, 76 साल के बाद हमारे प्रायोरिटीज़ ये हैं कि हमारा गटर का नाला फट गया है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम इस कौम को, इस गरीब कौम को, इन अफराद को जो मफलूज और मफरूज हो चुके हैं उनको कुछ दे सकें। ये बहुत बड़ा अलमिया है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमतें देखिए किसी की भी आएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, जितने भी लोग गवर्नमेंट्स में आते हैं, कुछ जगहों पे तो आप कह सकते हैं कि हम ये बात बिल्कुल आया है, लोकल गवर्नमेंट का जो सेक्टर है हमारा वो इतना कमज़ोर है इसलिए क्योंकि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या पाकिस्तान तहरीक कोई भी हुकूमत करता है वो लोकल गवर्नमेंट को फाल और उस तरह वो नहीं करता फाल के किस तरह उनको होना चाहिए। जी ठीक है। जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इसका फाल नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। उनको फंड्स नहीं मिलेंगे। जब MNAs और MPAs जिनको फंड मिलता है वो नीचे डाइवर्ट होके जब काउंसलर के पास, चेयरमैन के पास और उनकी तरफ नहीं जाएगा तो यही कंडीशन हमारी रहेगी। निज़ाम जो है वो इसी तरह तबाह और बर्बाद रहेगा। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट का जब तक देखिए, हम लाख इख्तिलाफ में करता हूँ और अभी भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह परवेज मुशर्रफ से, मगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो उनका था, जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रखा था, दौर में बेहतर इंतहाई बहुत बेहतर था। जी, पॉइंट टेकन। ये बहुत जरूरी चीज है। लोकल गवर्नमेंट को जब तक फाल नहीं करेंगे, हमें MNAs, MPs का कोई वो नहीं। और MKM ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वही डिमांड की है कि जो पैसा है वो 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड्स के तहत वो लोकल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। तंगी साहब, आप क्या समझते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं? और ये सियासी बातें तो हम करते हैं, आज भी करेंगे, जिसमें मेरे ख्याल से अवाम का बराह रास्त कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। असल मसले तो वो हैं जो खबर मैंने सबसे पहले आज दी है, बेसिक बुनियादी हकूक जो हैं वो नहीं मिल रहे। जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? क्योंकि साथ में ये भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, MPAs होते हैं, उनके बच्चे तो शायद वो जाहिर है उन्होंने तो सड़क पे नाले के साथ तो वॉक करनी नहीं है ना, तो शायद उनको इदराक ही नहीं है इन मसाइल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बुनियादी हुकूक की बात आप करते हैं तो ये उस वक्त तक आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं जब तक हम सब लोग, हुकूमत सिर्फ नहीं, आप और मैं, जनरल मासेस के अंदर ओनरशिप ना हो। अगर मैं इस मुल्क को अपना मुल्क नहीं समझता हूं, अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करता हूं, अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हैं, अगर एक काउंसलर इस चीज को इनका इल्म नहीं है कि मेरे JDs क्या है, QRs क्या है, तो ये पाकिस्तान के मुश्किलात और भी ज्यादा बढ़ेंगे। मैं आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि क्या मेरे मोहल्ले में अगर एक आदमी ने कुंडा लगाया है तो दूसरे आदमी का फर्ज नहीं बनता है कि वो डिस्को वालों को फोन करे कि भाई मेरे मोहल्लेदार ने कुंडा लगाया है, इलीगल कनेक्शन ली है? हम नहीं करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को पार्क ले जाते हैं, वहां हम जो कुछ खाते पीते हैं वो वहां पर वो डब्बे सब चीजें, वो जो सॉलिड वेस्ट है वो वहां फेंक देते हैं। अगर हम अपने घर की सॉलिड वेस्ट को अपने किसी डब्बे में रखकर घर के सामने रख ले और कमेटी वाले आके वो वहां ले जाते हैं तो उसकी रिसाइकलिंग भी हो सकती है। लेकिन उसको मैंने पाकिस्तान पॉइंट टेकन, लेकिन मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर आप अलाउ करेंगे, मैं इससे डिसएग्री विद ड्यू रिस्पेक्ट इसलिए करूंगा क्योंकि जब आप यूरोप में, वेस्ट में, इंग्लैंड में, बरतानिया में देखते हैं
करते वहाँ के भी रिहायशी ऐसे ही है, लेकिन उनको अगर नहीं करते तो वो इसलिए नहीं करते, उनको पता है कि पकड़ है, फाइन है, जुर्माना है, 50-60 मैं पाउंड यही देना पड़ेगा, अगर थूकेंगे तो फाइन देना पड़ेगा, कैमरे हैं, पुलिस है, हमें पकड़ लेगी। वो इसलिए नहीं करते कि उनको बहुत ख्याल है, जहाँ पे उनको मौका मिलता है, जहाँ कैमरा नहीं होता वो भी कर रहे थे। ये तो रियासत का काम है ना, देखिए, इदारों का काम है। मैं आपके साथ यही एग्री करता हूं कि सबसे पहले जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, जी हाँ, और ठीक दूसरी तरफ मेरे अंदर ओनरशिप नहीं है। मैं ठीक अपने है, 5 बंगले का घर तो साफ रखता हूं, लेकिन मैं अपने मुल्क को साफ नहीं करना चाहता हूं। तो अगर आपका मुल्क साफ ना हो तो आपका घर साफ नहीं रह सकता है। पॉइंट टेकन जी। मैं यही कह रहा हूं, जो 2 बच्चों की मां है, आज उस पर क्या गुजरेगी, लेकिन क्या हमने इन चीजों को, जो नालियां हैं जो बारिश में फिर वो बंद हो जाती है, हमने इंक्रोचमेंट की है, हम समझते नहीं है कि हम, लेकिन अगर हम गलत करते थे और फिर हुकूमत वक्त की एक मॉरल प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इम्प्लीमेंट करें उन तमाम कवानीन को अवाम पे, फिर कुछ नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करते हैं, हम अपने मुल्क को ऑन भी नहीं करते हैं, हम अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को तस्लीम भी नहीं नहीं करते, करते और हैं। आप नहीं समझते कि ऐसे वाकयात पे तो कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है उसके खिलाफ, जो भी शख्स जिम्मेदार है। देखिए, अल्लाह माफ करे, इस दर्द से अल्लाह सबको महफूज रख लें, लेकिन मैं समझता हूं कि इनमें तमाम लोग इन्वॉल्व है। क्या हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि उसने ये जो जहां पर बच्चे गिर गए हैं तो उसने नहीं किया है, या हमारी भी कुछ कोताहियां हैं कि हमने ये जो बारिश के बाद जो मुश्किलात हमें पेश करते हैं, ये किसकी वजह से है। हम उन उन उस तरफ नहीं जा रहे कि एज ए कौम, एज ए नेशन, हम इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए हम सब मिलकर एक पिच पे आ जाएं, और ठीक है, हम अपने अंदर ये क्वालिटीज ले आए कि ये इस मुल्क को हमने मजबूत बनाना है। आपने एक इस पेज का मुल्क जिक्र किया, पॉइंट टेकन, हम आगे चलते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, ये जो एक पेज की बात की है, अब सियासी डिस्कशन पे आ जाते हैं। जब हर पार्टी ये जिक्र करती है, बयान देती है कि हम तो कौम के मफाद के लिए, जमहूरियत के लिए, अवामी मसाइल के लिए हम पार्लियामेंट में आए हैं और कन्फ्रंटेशन की सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितने भी इस वक्त जितने भी सेशंस हुए पार्लियामेंट में, तो कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने कोई भी अपनी तकरीर, किसी भी रहनुमा ने, लीडर ने दूसरी पार्टी को तनकीद किए बगैर की हो। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वक्त जो हालात है मुल्क के, जिस तरीके से जो भी गवर्नमेंट बन रही है और जो भी अपोजिशन बैठी है, ना अपोजिशन दूसरी पार्टी की कायद की बात करेगी, ना जो गवर्नमेंट में बैठे हैं, बेंचेस में बैठे हुए हैं, ना वो जिक्र करेंगे साइफर, जो पुरानी बात होगी, इस पर सजा भी भुगत रहे हैं बानी पीटीआई। तो ये कब हम अवाम के मसले पार्लियामेंट में कब डिस्कस होना शुरू होंगे अजहर साहब? देखिए, असल प्रॉब्लम यही है कि हमारे कॉलोफेल में तादाद है, हम मुनाफिकीन की उस लिस्ट में से हैं। बड़ा बेहतरीन मौका था। मैंने 5 जून 2023 को लंदन में जब मैं था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। हमने क्या किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार पे लगाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं अब गिनवाना शुरू तो मामले, बहुत वक्त कम हो जाना है, तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा इस बात को। अभी भी क्या है, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी बैठकर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान, यानी अभी ये मखसूस नशिस्तों वाले मामले में आगे लेके जाना चाहता था, वो तो आगे हमें दे सीटें। ये राइट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, यानी उससे इलेक्शन का सिंबल लेके पार्टी तोड़ दी गई। अच्छा, मखसूस नशिस्त पे मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल करना चाहता हूँ। बाबर हसन भरवाना साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि मैं इससे इत्तफाक करता हूँ कि इस जमात को नहीं मिल सकती मखसूस नशिस्तें, चूँकि इन्होंने ना दरख्वास्त दी थी, ना नाम दिए थे, ना लिस्ट दी थी। लेकिन उन्होंने साथ ये लिखा है कि आर्टिकल, अब आप एक्सप्लेन भी कीजिए काइंडली हमारे लिए, नाजरीन के लिए, कि आर्टिकल 51 और 106 के तहत ये सीटें किसी और पार्टी को भी नहीं दी जा सकती। ये आर्टिकल एग्जैक्टली कहते क्या, और उनका ये कहना है कि इस आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, उस सूरत में फिर 51 और 106 के तहत फिलहाल आप किसी और पार्टी को ये 77 सीटें नहीं दे सकते। ऐसे ही क्या? देखिए, बात तो यही है ना, बात सिर्फ शुरू हुई थी कि आपने इलेक्शन जो है वो आइन या कानून के मुताबिक नहीं कराया, हालांकि वो बात गलत है। तो उससे आपने ले लिया सिंबल, और वो मैंने चैलेंज किया हुआ है, लाहौर हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया उसमें कि ये आर्टिकल 17 कहता है किसी पार्टी को बैन करना है तो मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर बात की हो, तो हमने ये जो बात कह रहे हैं ना, भाई आपने तो नॉमिनेशन पेपर वसूल नहीं किए, आप लोगों ने तो लिस्टें वसूल नहीं की, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड सारा उठाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। यानी अगर इलेक्शन कमीशन चाहता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोशिश करती रही
कि जनाब उसको पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ने दें। ले लिया आपने सिंबल, ले उन्होंने तो पार्टी के तौर पर तो भी इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। तो इलेक्शन में इनका किरदार जो है ना तारीख में याद रखा जाएगा। और दूसरी जहां तक बात है ना कि आप दूसरी पार्टी को दे देना, वो आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आर्टिकल है अपना 51 और 106 106 के, में। बिल्कुल एक आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 में तरमीम करना पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि वो राइट मेरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ठीक है आजाद के तौर अजहर साहब, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे तहरीक फिर दो इंसाफ। सवाल पैदा होते हैं। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तो गिला करती है कि हमसे बल्ले का निशान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हमारे खिलाफ, लेकिन आप नहीं समझते कि मिस मैनेजमेंट आपकी साइड से भी क्लियर तरीके से जिस तरीके से इलेक्शन पार्टी इंट्रा पार्टी करानी चाहिए थे वैसे करा देते आप? दूसरा फिर जो देखिए, आपकी मैं सेम टाइम बताऊंगा। साइमल्टेनियसली जो आपकी एक दरखास्त पड़ी थी लाहौर हाई कोर्ट में इसी हवाले से, वो नहीं होनी चाहिए थी, उसी का जवाब दिया गया ना सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए, मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको। पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन का काम है मुल्क में इलेक्शन कराना, पार्टियों के अंदर इलेक्शन नहीं कराना। ठीक है। उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देखना था, वो सर्टिफिकेट देखते। लेकिन वजह क्या है, सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है जिसके इलेक्शन का मसला है। बाकी कोई सियासी जमात का बताइएगा जरा, कोई भी एक एक्शन लिया हो, नहीं लिया। तो ये तो यहाँ तक बात है ना कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इलेक्शन बिल्कुल आइन और कानून फिर करवा दिए हमने। सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, यानी इसमें इलेक्शन कमीशन को क्या मसला है? इलेक्शन कमीशन को प्रॉब्लम क्या है कि वो जो एक टाउट तरह के लोग या इस तरह के लोग जो खड़े हो गए अकबर बाबर जैसे, कि जिनको पैसे कौन दे रहा है, पाल कौन रहा है, लेकिन वो जब आके जब खड़े पाकिस्तान होकर तहरीक ये इंसाफ बताएं। ने सुन्नी इत्तेहाद के साथ अलायंस की बात, ये मर्ज होने की बात की या फैसला किया, तो उस वक्त नहीं सोचा था कि उनके तो जो उनके पास जो सीट है वो भी आज़ाद पे लड़के आए हैं, उन्होंने ना देखिए, लिस्टें दिया क्या ना करते रिजर्व के लिए 26 को उन्होंने जवाब भी दे हैं? दिया था, तो ये चीज़ें पहले नहीं सोची थी पीटीआई ने? नहीं, मेरा एक सवाल बड़ा सीधा सा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपने नॉमिनेशन पेपर दाखिल नहीं करने दिए रिजर्व सीटों के ऊपर, आप लोगों ने लिस्ट जारी नहीं करी, इलेक्शन कमीशन की बातें हो रही हैं, तो फिर क्या करते? और आपको अगर याद होगा कि 16 तारीख वाले दिन एक फैसला आ गया था कि जनाब एक पार्टी से छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन ही कर रही थी ना, यानी वो। और सुन्नी ताद काउंसिल जाने की वजह क्या थी कि वो कि कम से कम एक स्टेटस मिल जाए। उस स्टेटस के लिए गए ना, हमें क्या शौक था? हमारा तो ये इशू नहीं है, हमने तो साबित करना था कि एक सियासी जमात के साथ है, हम उनमें चले गए। हम एक सियासी जमात, अब वो सियासी जमात में अगर लिस्ट नहीं दी, अगर फर्ज करें लिस्ट नहीं दी, तो इसका मतलब है सीटें नहीं मिलेगी। किसने कह दिया सीटें नहीं मिलेगी? ये आइन की मंशा है कि सीट उसको ठीक मिलनी है, है कि जिसके सियासी पॉलिटिकल पार्टी की सीटें मैं है। वापस आता अब हूँ आपकी पॉलिटिकल जानिब। पार्टी की सीटें मौजूद है तो वो सीटें सारी मिलनी है। तो ये तो देखा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन, एक और बता दूं, इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, अपने इख्तियार से तजावज किया इलेक्शन कमीशन ने। और ये सिर्फ आप लोग, आपके नाज़रीन को बताना चलो, ये देखिए, ये पूरी पिटीशन बैठकर मैंने तैयार कर ली है और इंशाल्लाह सुबह लाहौर हाई कोर्ट फाइल कर रहा हूं मैं। ठीक है, पॉइंट टेकन जी। यहाँ भी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नूरानी साहब, आप क्या समझते हैं, जब हम ये एक दफ़ा मैंने पहले भी तस्करा किया, सवाल किया था अपने प्रोग्राम में कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम अपने मुल्क को कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन क्या वजह है कि जो मजहबी जमातें या जिन जमातों का ताल्लुक मज़हब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर वो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन, तो उनकी अवाम में पजीराई कम क्यों होती जा रही है वक्त के साथ? क्या आप लोग अवाम, क्या कम्युनिकेशन गैप है, डिलीवर नहीं कर पा रहे अपना मंशूर, नौजवानों को आप अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, या अपना आपका वोट बैंक कम तर क्यों होता जा रहा है मजबूरी तौर पर? देखिए, एक तो ये देखिए आप, इसमें मेरा नहीं ख्याल है वोट बैंक कम होता जा रहा है। मुख्तलिफ हालात के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं वोट बैंक की। मगर एक और चीज़ जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि जो हमारा रवैया है सोसाइटी का, वो जो है ना, वो बैलेंस उसमें ख़त्म हो गया है। एक एक्सट्रीम पे बिल्कुल आप रिलीजियस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, दूसरा एक लिबरल या मॉडरेट किस्म की लेफ्ट पे चले जाते हैं। जो हमारा बीच का तबका था सेंटर फॉरवर्ड का, वो बिल्कुल अब वीकर पोजीशन पे चला गया है। और उसकी वजह यही है कि माशरे के अंदर जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं वो उस तरह कैप्चर नहीं हो पा रही जिस तरह होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक फैक्टर है कि सोसाइटी जो है वो उसके अंदर बैलेंस ख़त्म हो गया है। और उसके लिए हमें लोगों को तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे स्कूल्स के अंदर ये निसाब जो है, जो तालीम के अंदर होती है, वो एक निसाब नहीं है। और एक निसाब ना होने की वजह से सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जिसकी वजह से ये खला जो है ना, इसको पूरा होने में बड़ा वक्त लग रहा है।
अच्छा ठीक है। तंगी साहब, आप क्या समझते हैं नेपोटिज्म कितना बड़ा मसला है हमारे मुल्क का? वो चाहे वो सियासी पार्टियाँ हो, चाहे वो कोई इदारा हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। हर पार्टी पे तनकीद होती है, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। नून लीग में भी आप देख लें, JUIFA का आप देख लें, वालिद साहब आगे औलाद, वालिद साहब बेटी दामाद, फिर आगे नवासा, नून लीग में भाई भतीजा भतीजी। तो ये क्या नेपोटिज्म से हम कब बाहर निकलेंगे? देखिए, जहाँ तक बाप बेटा बेटी चचा की बात है तो मैं इस पे तो खैर मैं क्रिटिसिज्म नहीं करूँगा, इसलिए कि जब पार्टी के लोग या वर्कर्स उनको चाहते हैं और उनकी कुर्बानियाँ होती है तो वो उनको बिल्कुल प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं, चेयरमैन भी बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आप पार्टी की बात करते हैं तो इस वक्त जो मैं आपके सामने मुहातिब हूँ तो मैं पाकिस्तान की किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी से नाराजगी 45 होगी साल आपकी? बाद मुझे जी नाराजगी चल रही है पीपल्स पार्टी से? नहीं नहीं, मुझे तो पीपल्स पार्टी ने निकाल दिया ना, तकरीबन 1 महीने पहले मेरी बुनियादी रुकनियत खत्म की है, तो इस वक्त तो मैं सेनेटर हूँ और मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। लेकिन जहां वजह तक जान सकते हैं तंगी पार्टीज साहब? का रोल वजह जान जी सकते हैं? वजह बताना पसंद करेंगे? देखिए देखिए ये बस मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त दिलावर खान का एक रिजोल्यूशन आया था इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट की, तो उसके उस रिजोल्यूशन से मेरी तकरीर थी पहली, मैंने पहली तकरीर की और फिर जो वॉइस वोटिंग का मरहला आया तो मैंने और गर्दिश सिंह ने दोनों ने हमने नो कहा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज कुछ चैनलों पे चल रही थी तो मैंने तकरीबन 2-3 मिनट के बाद फिर मैं पार्लियामेंट हाउस के नीचे आया और मैंने तमाम चैनल को अपना मौक़िफ़ दिया कि मैंने नो कहा है और मेरी तकरीर तो रिजोल्यूशन के बाद है नहीं, मेरी रिजोल्यूशन से पहले तकरीर है जिसमें न रिजोल्यूशन का सपोर्ट का जिक्र है, न इलेक्शन की मुलतवी होने का जिक्र है, न दिलावर खान के रिजोल्यूशन के सपोर्ट की बात है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड पे है जो पहले है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर शेर रहमान और नीर बुहारी ने मुझे शोकाज नोटिस दिया और उसके बदले में मैंने अपना जवाब दिया, जो कि एक पॉलिटिकल वर्कर फिर की यहाँ पे जिम्मेदारी सवाल ही पैदा बनती होता है तंगी साहब, फिर डेमोक्रेसी किधर गई? जो पार्टीज के अंदर अगर डेमोक्रेसी नहीं है और सेनेटर्स के साथ अगर इस तरह का सलूक हो रहा है, तो मुझे बताएं कि वो पार्टीज गवर्नमेंट में आके तो डिलीवर कैसे करेंगी, डेमोक्रेसी के लिए काम कैसे करेंगी मुल्क में? मैं यही कह रहा हूं ना, मैं आपकी तरफ आना चाहता इस सवाल की तरफ कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं और मैं ना ओनली सेनेटर हूं बल्कि मैं 38 ईयर्स के बाद 38 साल के बाद मैं सेनेटर बना हूं, जो 6 साल मैंने इस सेनेट फ्लोर पे जो रोल प्ले किया है वो भी पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं। लेकिन पार्टी एक है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसकी अमानत है और मैंने ये समझ लिया कि अगर पार्टी लीडरशिप ने ये मुनासिब समझा कि मेरी बुनियादी रुकनियत इस पे ख़त्म करते हैं तो मैंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मैं एक पाकिस्तान का लेजिस्लेटर ज़रूर हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबको चाहिए कि अगर हम इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करते हैं, एक दूसरे को सियासी अंडरस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब जब पार्लियामान में आ जाते हैं तो पार्लियामान में हमारी एक मॉरल प्रोफेशनल और पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख ले, इसलिए कि 24 करोड़ आवाम इस पार्लियामान की ठीक है, तरफ आपने देख रही लेजिस्लेटर है। का जिक्र किया, मुझे ये बताएं कि सेनेट में एक ऐसा बिल भी सामने आया जो जिस पे लिखा हुआ था कि फेसबुक ट्विटर तो खैर ऑलरेडी बैन है, बाकी सारी भी इंस्टा यूट्यूब सब बैन होनी चाहिए। ये किस तरफ जा रही है? हम स्टोन एज में जाना चाहते हैं? सेनेटर्स जो होते हैं वो तो उनको कहा जाता है वो क्रीम है माशरे की, वो तो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स के भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो वो इस तरह की प्रपोज कर रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं, बिल्स दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी ज़हनी पस्ती की निशानदेही हो रही है इसके थ्रू? देखिए, आप चाइना को आजकल सुपर पावर समझते हैं, तो क्या आप चाइना इन टूल्स के जरिए आगे बढ़ गया है या चाइना चाइना के अपनी पास मेहनत अपने से ऑल्टरनेट टूल्स भी है ना सर। अगर वो नहीं सुने यूज कर रहा है सुने फेसबुक, उनकी अपनी ऑल्टरनेट नहीं टूल है, नहीं, ऐप है। मुझे जवाब देने ना, वहां पर उसने सोशल मीडिया का कंट्रोल रखा है, उस सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं हो रहा है, वहां फेक लीडरशिप की प्रमोशन नहीं हो रही है, वहां पे इदारों पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है,
वहां भी मतलब कि वो गाय अपने मतलब कि लेकिन भाइयों साथ को में सर गाली सवाल नहीं ये भी तो देते। पैदा होता है कि ये सोशल मीडिया, ये इंफॉर्मेशन का एक समंदर भी है। जब सल्तनत उस्मानिया में सर आ गया था ना फतवा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है हराम है, 60 साल तक बंद रही थी और यूरोप कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, बाकी ममालिक कहाँ पहुँच गए थे। 60 साल के बाद दोबारा से हमारे मौलाना साहब ने फतवा दिया था सल्तनत उस्मानिया के, उन्होंने कहा जी आप हलाल है, तो 60 साल पीछे रह चुके थे। अभी जवाब सुने, जी अभी जवाब सुने। आपका जहाज में जो लोग सफर करते हैं ना, तो ये बहुत आसान रास्ता है कि आप जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको नाअहल या ठीक उसको है, ऐसा पायलट बैठा दें कि वो नहीं चलाना चाहते, तो फिर वो गर्क हो जाएगा। मैंने कब आप कहा इस है हक कि में हैं, इस सोशल बिल मीडिया के के हक में हैं, फायदे नहीं ठीक है? है, पॉइंट सुने, टेकन मुझे जी। मैं जवाब सुनने वापस दे, आता हूँ, मुझे दे दे, जी मुझे जवाब दे दे, मुझे जी जवाब करने दे। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की बात की है। मैंने सोशल मीडिया के फायदों की बात नहीं है। मैंने सोशल मीडिया को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के तरीके की, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की सियासत को तबाह किया, मैंने ये बात की है। अच्छा ठीक है, आप मेरी रिजोल्यूशन में एक लफ्ज मुझे गलत बताएं, एक लफ्ज। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। अजहर साहब, अब इस पे अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं फिर मैं आगे आपसे सवाल करता हूँ कि क्या सोशल मीडिया ऐप्स पे बैन होना चाहिए? ट्विटर पे तो ऑलरेडी है, लेकिन हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, डायलेमा आप देखिए, आईटी मिनिस्टर जो हैं वो वीपीएन लगा के भी ट्वीट्स कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। कि मैं बताऊं, देखिए जी मैं बताऊं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हम्म, देखिए सिर्फ इसको रेगुलेट करने की बात है उस पर मैं, लेकिन आप ये कहें कि बैन कर दें आप, तो वो इजाजत नहीं है। और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत जबरदस्त किया था, ऑनलाइन रूल्स बनाए थे, ऑनलाइन रूल्स को रेगुलेट करने की बात की थी, वो चैलेंज हुए। और मैं अब तारीखी तौर पर बताने लगा हूँ, वो बाकायदा जस्टिस अख्तर मिल्ला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सेट असाइड कर दिए। और फिर बात वहीं नहीं रुकी, बात उससे आगे गई थी। बाकायदा एफआईए ने अपील फाइल की और मरियम औरंगजेब साहिबा ने वो बाकायदा पिटीशन फाइल वापस ले ली थी। और बिलावल भुट्टो साहब देखें, अगर तब पुरानी तारीखी तौर पर अगर देखा जाए, उन सब ने ये कहा था कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात है। मैंने फेसबुक पे तौहीन रिसालत हुई थी, तब तो ये कोई नहीं बोला। आज आप शख्सियाती बातों पे बात करते हैं, यहाँ हमारे यहाँ दीन की तज़ीक हुई, मैंने पाबंदी लगवाई थी फेसबुक पे उस वक्त, और उन्होंने अपने काम ठीक किए थे। तो अभी जरूरत सिर्फ इसकी है कि इसको रेगुलेट करने की जरूरत है, रेगुलेट किया जाए। लेकिन पाबंदी वाला मामला जो है, उससे ना मसला हल हो सकेगा, बल्कि आप दुनिया से बहुत दूर चले जाएंगे। और उससे जितना बेहतर है कि आप उस पैरामीटर में रहकर ये काम करें। ठीक है, और पॉइंट टेकन। और अजहर उसकी साहब, बात एक और जी बात ये है ना कि यहाँ देखें, सच दिखाने के लिए अब जगह नहीं है। इमरान खान का नाम लेने के लिए चैनल से पाबंदी लगी है, कोई नहीं है। अब कई जैसी चीजें हैं जो आप सच नहीं देख सकते, तो सोशल मीडिया एटलीस्ट आपको वो सच दिखा रहा है, उसको रेगुलेट कर ले आप। लेकिन पॉइंट ये टेकन। कहना है कि बिल्कुल जुबान बंद कर दें आप, इसकी आईन आर्टिकल 19 और 19 ने इजाजत नहीं दी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अजहर साहब, अब आप क्या समझते हैं कि जब भी सेशन हुआ करेगा, कंसंट्रेशन की सियासत करेगी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? गंडापुर साहब वज़ीर आज़म की ओथ सेरेमनी में भी नहीं आए, तो ये सबसे पहला ऐसा स्टेप था, वो कदम था जो बताया जा रहा था कि हम लोग आपके साथ किसी भी सूरत नहीं चलेंगे। लेकिन अब तो फैक्ट ये है कि जब तक आपके केसेस चलते रहेंगे, फॉर्म 45 वाला मसला हल होता है नहीं होता, आपके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमारी सीटें जो हैं वो 47 के तहत बनी है, 45 के तहत नहीं बनी। एक्सेप्टेड, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जब तक फैसला नहीं आता आपके हक में या आपके अगेंस्ट, तो तब तक क्या इसी तरह से फ्लोर ऑफ द हाउस पे बहस, तकरार, कन्फ्रंट्रेशन चलती रहेगी, या फिर जो अवाम की फलाह के मसाइल हैं, इश्यूज हैं, उस पर आप हुकूमत के साथ मिलकर बैठेंगे? फाइनेंशियली बहुत बड़ा, देखिए अभी 6 अरब की पेमेंट हमने अगले 2-3 महीने के बाद पे अदा करनी है। देखिए मैं बताऊं आपको, अब अपोजिशन ने क्या एक रोल प्ले करना होता है। अपोजिशन का रोल यही तो है ना, इन्हें कौन सी अपोजिशन चाहिए? इन्होंने, इनके साथ अपोजिशन तो मिली हुई थी। अगर आपको मैं तारीखी तौर पर बता दूं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरा लिया, इमरान खान को गिरा लिया, राजा रियाज की शक्ल में अपोजिशन तो इनके साथ थी, तो क्या मुल्क के लिए बेहतर कर दिया इन्होंने? इन्होंने तो तबाही करके छोड़ी। ये तो एक ड्रामा दिखाने के लिए बताया जा रहा है कि अपोजिशन साथ मिल गई। मैं तो आपके सामने मिसाल रख दी है कि वो नहीं कर सकी। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि इस मुल्क में गुड गवर्नेंस बेहतर करनी है।
इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी बेहतर कर रही है, और वो हुकूमतें वक्त में करनी तो होती आप है। समझते हैं मेरा साहब नज़र कि ये इस वक्त क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी एक बड़ी तादाद है, बड़े नंबर्स हैं पार्लियामेंट में, कि शेडो कैबिनेट टाइप चीज़ बनानी चाहिए? अगर फाइनेंस मिनिस्टर है तो आपका एक ऐसा कैंडिडेट, आपका ऐसा एमएनए होना चाहिए जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पे उसको अबूर हो, होमवर्क करे, टीम बनाए। इसी लाइक वाइज इकॉनमी के साथ साथ फिर OGDCL के मामला, ऑयल एंड गैस के मामला, पानी के मामला, नेशनल इश्यूज़ पे आपकी टीम उस पर होमवर्क करे, बजाय इसकी सिर्फ तकारीर पे एक दूसरे पे जुमले कसे जाएँ, सोल्यूशन दिया जाए, बताया जाए कि हमारी रिसर्च हमारे होमवर्क के मुताबिक, फैक्ट्स के मुताबिक ये सोल्यूशन है, ना कि जो हुकूमत पाकिस्तान करने जा रही है, जिस तरह से होता है अच्छा मुअज़्ज़ब देखिए वो माशरों में। नहीं नहीं, इसमें आप एक बात कर रहे हैं बेहतरीन जमहूरियत की और गुड गवर्नेंस की, यानी यहाँ तो जातियात से नहीं आप निकलते ना। मुझे बताएं कि 1.5 पौने 2 सालों में उन्होंने अपने जाति कामों के अलावा कोई काम किया, कोई मुल्क के लिए सोचा? डॉलर किसे कैसे नहीं लेके आना, इनके अपने लोगों ने, मिफ्ता इस्माइल ने क्या कह दिया, शायद खकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, और उसके अलावा कल गौहर साहब मोहम्मद ने जाती जुबैर क्या हमला, कह तो रहे हैं। जातियात पे तो उन्होंने वो बिलावल भुट्टो की कास्ट के हवाले से उन्होंने कमेंट किया था। बिलावल साहब ने तो जिक्र किया था साइफर का, लेकिन गौहर साहब ने फिर जवाब दिया भुट्टो कास्ट के हवाले से। नहीं वो तो बात बड़ी वादे तौर पर है ना, कि यानी इस तरह नहीं हो सकता। आप थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, आप तू नहीं पा, यहाँ पर अब चूंकि हुकूमत इनके पास है ना, इन्हें आकर इमरान खान के सारे केसेस में जो ज्यादतियां हो रही हैं अजाला दूर करना चाहिए। ठीक है, आए आकर पॉइंट कहे टेकन कि जी, जी सिर्फ हम 1 मिनट रह गया है। सियासी गिरफ्तारियां खत्म करेंगे, हम सारे निकालेंगे, आए ना अपने बातें तो पहले पूरे करें। बाकी हुकूमत वगैरह हम वैसे तो ये गैर कानूनी हुकूमत है ना, इलेजिटिमेट हुकूमत है, गैर कानूनी तरीके से आई हुई है, गैर आईनी तरीके से आई हुई है, और जो तरीकाकार है वजह इंस्टॉल कर दी गई हुई है ना। तो अब इंस्टॉल का मतलब ये नहीं है कि हम इनकी लेजिटिमेसी मान लें। ठीक है, इनकी लेजिटिमेसी उस दिन मानेंगे कि जब आकर फॉर्म 45 वाला मामला हल हो जाएगा। ठीक है। तंगी साहब, आप क्या समझते हैं इस वक्त जो लीडरशिप है उसके पास कैपेसिटी है क्या? क्योंकि कहा जा रहा है PDM2 है, तो क्या PDM2 डिलीवर कर पाएगी? PDM1 को तो हमने परफॉर्मेंस देख ली थी, ज़्यादा अरसा नहीं बीता। नहीं, जहाँ तक PDM1 और PDM2 के ताल्लुक है तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम अपनी इलेक्टेड हुकूमत को PDM2 कहें, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के ऊपर एक तो बहुत बड़ी PDM1 भी तो जिम्मेदारी आई इलेक्टेड ही थी सर, होगी। वो कौन सा कोई बाहर से आए नहीं थे? नहीं, देखिए देखिए, मैं नहीं समझता हूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा पॉलिटिकल कैरियर है 45 साल, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो सॉरी, मैं अपोजिशन ऐड लीडर कर की दूं, स्टेटमेंट माइनस को। फजलुर रहमान साहब, इतना ही फर्क है ना सर, और तो कोई फर्क नहीं है। नहीं, देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, आप मुझे बोलने का मौका दे दें। जी जी। देखिए, इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोजिशन लीडर की स्टेटस को भी तस्लीम करे, वो अपोजिशन को साथ ले जाएं, और हुकूमत तहम्मुल का मुजाहिरा करे। ठीक कि है। जब आप हुकूमत में होते हैं तो आप क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें। ये नहीं है कि आप अपोजिशन पे ताबड़तोड़ हमले करें, आप अपोजिशन को दीवार से लगाएं और आप कहें कि मैं इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत करूं, पार्लियामान को मजबूत करूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि इस वक्त जिम्मेदारी जरूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त ये समझ ले कि जिन सूबों में उनकी हुकूमतें हैं अपोजिशन को साथ में लाए, उनको एंगेज रख लें, उनको मेज पे बिठा दें। अगर परस करे इमरान ने अपोजिशन लीडर के साथ हाथ मिलाने की बात नहीं की थी, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त मियां शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपोजिशन लीडर के साथ हाथ भी मिलाएं, ठीक उनको है, बिठाएं, और इस पार्लियामान में जैसे एक मरियम नवाज ने खालिस्तानी किया जी। माहौल साजगार बना दें। ठीक है, वो अपोजिशन लीडर के पास गई थी और उन्होंने सलाम दुआ भी की, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सबकी CM हूँ। ये था हमारा पहला सेगमेंट, और बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया सेनेटर बहरामंद तंगी साहब ने, शाह वैस नूरानी साहब ने और अजहर सिद्दीक साहब ने। नाज़रीन, में यहाँ पे वक्त हो जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कितने सुदूर आए, कितने गए, और क्या मामलात हुए, क्या मामलात नहीं हुए, किस सदर ने कब हल्फ उठाया और क्या वादा किया। 90 रोज़ के इलेक्शंस का वादा किया, लेकिन 90 रोज़ तो क्या, फिर 8-10 साल बीत गए, मगर वो इसी मुल्क में सदर के तौर पे रहे, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। मुजाहिद बरेलवी साहब होंगे हमारे साथ, और नज़ीर लगारी साहब। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। बरे सग़ीर की तकसीम के नतीजे में वजूद में आने वाले मुल्क पाकिस्तान को अपने सियासी निज़ाम का ढांचा 1935 के इंडिया एक्ट के तहत बनाना पड़ा, और इसी एक्ट के तहत हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से मुस्लिम लीग के सरबराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर गवर्नर जनरल अपने ओहदे का हल्फ लिया। कायदे आज़म चाहते थे कि इस मनसब से पाकिस्तान को एक ऐसा मजबूत जमहूरी ढांचा फराहम किया जाए कि जिससे पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाया जा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। कायदे आज़म की वफात के बाद
ये ओहदा ताकत का महवर बन गया, जिसके गिर्द म्यूजिकल चेयर का खेल शुरू हो गया। 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर होने के बाद गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म हो गया और सदर का ओहदा तख्लीक किया गया, जिसका इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होना था। ममलिकत के आइनी सरबराह के ओहदे के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट के अरकान अगले चंद दिनों में नए सदर का इंतखाब करने जा रहे हैं। मुल्क में सदारती और पार्लिमानी निज़ाम और मार्शल लॉ अदवार में अब तक 13 सदूर इस मनसब पर फायज रह चुके हैं। सरबराह ममलिकत के ओहदे पर फायज रहने वाली शख्सियात की बात की जाए तो 1955 में उस वक्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा ने पहली मरतबा मुल्क में 1 यूनिट का निज़ाम मुतारिफ करवाने के साथ सदर पाकिस्तान की हैसियत से इख्तियारात भी संभाल लिए। सदर सिकंदर मिर्जा 27 अक्टूबर 1958 तक इस ओहदे पर फायज रहे, जिसके बाद उनसे इक्तदार अपने हाथों में लेकर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान खुद मुल्क के सदर बन गए। जनरल अयूब खान को उनके वज़ा करदा सदारती निज़ाम के तहत जनवरी 1965 में 80,000 बीडी मेंबर्स के जरिए मुल्क का सदर मुंतखब किया गया। मुल्क में जारी सियासी जमातों की इस एहतजाजी तहरीक के नतीजे में कबल अज वक्त मुस्ताफ़ी होकर अयूब खान ने इक्तदार फौज के सरबराह जनरल याहिया खान के हवाले कर दिया। जनरल याहिया खान सदर ममलिकत की हैसियत से 25 मार्च 1969 से सकूत ढाका से कबल 21 दिसंबर 1971 तक इस ओहदे पर काम करते रहे। उसके बाद इक्तदार की मुंतकली के नतीजे में पीपल्स पार्टी के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 20 दिसंबर 1971 को सदारत का ओहदा संभाला। मुल्क में नए आइन की तैयारी के दौरान 14 अगस्त 1973 तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज रहे। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम के बाज़ाब्ता राइज हो जाने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वज़ीर आज़म की हैसियत से मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात संभाल लिए। ये पहला मौका था कि जब पार्लिमानी निज़ाम के तहत ममलिकत के आइनी सरबराह के मनसब के लिए चौधरी फजल इलाही को 14 अगस्त 1973 को सदर पाकिस्तान बनाया गया। ताहम 5 जुलाई 1977 में मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के बाद जनरल ज़ियाउल हक 16 दिसंबर 1978 को मुल्क के सदर के ओहदे पर भी फायज हो गए। जनरल ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को फ़ज़ाई हादसे में अपनी शहादत तक कामिल इख्तियारात के साथ मुल्क में सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज रहे। इसके बाद सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसाक खान मुल्क के कायम मकाम सदर बनाए गए, जिन्हें नए इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बलियों के जरिए दिसंबर 1988 में मुल्क का नया सदर ममलिकत मुंतखब किया गया। इसाक खान माजरत 18 जुलाई 1993 तक इस ओहदे पर फायज रहे और अपनी मुद्दत मुकम्मल होने से कबल उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ से इख्तलाफात के बायस हुकूमत की बरतरफी के साथ साथ उन्हें अपने ओहदे सदारत से भी हाथ धोना पड़ा। आम इंतखाबात के इनेकाद और नई हुकूमत की तश्कील होने तक सेनेट के चेयरमैन वसीम सजाद मुल्क के कायम मकाम सदर बनाए गए। वसीम सजाद 14 नवंबर 1993 तक इस ओहदे पर फायज रहे। उनके बाद हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक अहमद खान लगारी को ओहदा सदारत के लिए बतौर उम्मीदवार नामजद किया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों और सेनेट के अरकान ने नवंबर 1993 में सदर ममलिकत के इंतखाबात में अपोजिशन के उम्मीदवार वसीम सजाद के मुकाबले में फारूक लगारी के हक में कसरत राय से फैसला देकर उन्हें ओहदा सदारत पर फायज कर दिया। उन्हें तरमीम के इख्तियारात के हामिल सदर फारूक लगारी ने 5 नवंबर 1996 को न सिर्फ अपनी ही जमात पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरतरफ कर दी, बल्कि बाद में मुस्लिम लीग नून की नई हुकूमत के साथ भी उनके इख्तलाफात इस हद पर पहुंच गए कि मज़कूरा इख्तियारात से महरूम होकर बिलाखिर उन्हें भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस दौरान सेनेट के चेयरमैन वसीम सजाद एक मरतबा फिर कायम मकाम सदर के ओहदे पर मामूर हो गए। मुल्क में नए सदर के इंतखाबात के नतीजे में 1 जनवरी 1998 को साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रफीक तारड़ सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फायज हुए, लेकिन सदर रफीक तारड़ अपने 5 साल मुकम्मल करने में नाकाम रहे, क्योंकि 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ की सूरत में जनरल परवेज मुशर्रफ मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात संभाल लिए। लेकिन बाद में 20 जून 2001 में उन्होंने सदर रफीक तारड़ के सुबकदोश हो जाने पर मुल्क के सदर ममलिकत का मनसब भी संभाल लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ
6 अक्टूबर 2007 तक सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बराजमान रहे। इस दौरान 2002 में बनने वाली असम्बलियों के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ को दूसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब कर लिया गया, मगर फरवरी 2008 के आम इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली असम्बलियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने खिलाफ मुआखजे की तहरीक के नतीजे में जनरल परवेज मुशर्रफ इस ओहदे से मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हो गए। 18 अगस्त 2008 को उन्हें इस ओहदे से हटाने जाने के बाद सितंबर 2008 को हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत के ओहदे पर फाइज हुए। इन इंतखाबात में उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके हलीफ जमातों के उम्मीदवार जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के साथ था। सदर आसिफ अली जरदारी 8 सितंबर 2013 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुल्क की 12वीं सदर ममनून हुसैन ने मुस्लिम लीग नून की मरकज में हुकूमत आने के बाद 9 सितंबर 2013 को सदर के ओहदे का हल्फ उठाया। सदारती इंतखाबात में उन्होंने 432 वोट लिए, जबकि उनके मद्दे मुकाबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने 77 वोट हासिल किए। 8 सितंबर 2018 तक सदर ममनून हुसैन सरबराह ममलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। आम इंतखाबात के नतीजे में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत आने के बाद 9 सितंबर 2018 को 13वें सदर के तौर पर ओहदे का हल्फ उठाया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में डाले गए वोट में से आरिफ अलवी ने 353 वोट हासिल किए। मौलाना फजलुर रहमान ने 185 और एतजाज अहसन ने 124 वोट हासिल किए। पीटीआई के हिमायत याफ्ता सदर आरिफ अलवी अपनी 5 साला मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल होने पर सुबकदोश हो जाएंगे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 13 में से 5 सुदूर फौजी जबकि सिविलियन की तादाद 8 थी। मुल्क के नए सदर के इंतखाब 9 मार्च को होगा, जिसके लिए उम्मीदवारों की 8वीं फहरिस्त इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है। सदारती इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे, जिनमें पीपल्स पार्टी की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे। इनके अलावा असगर अली मुबारक, अब्दुल कुदूस और वहीद अहमद कमाल समेत 5 उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। रेलवी साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। सर, ये जो पहला सदर का इंतखाब हुआ था पाकिस्तान में, इसमें बीडी मेंबर्स ने वोट कास्ट किए थे, उस पर थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिएगा। बीडी मेंबर्स से जो बुनियाद रखी गई पाकिस्तान के पहले सदर की, तो क्या उसकी वजह से जो मुस्तकबिल की राह का तयन हुआ पाकिस्तान में इस कुर्सी का, वो किस हद तक डिस्टर्ब हुआ? देखिए, वो तो एक आपको इल्म है कि पाकिस्तान में यानी जो है वो जब अयूब खान आए, बदकिस्मती देखें इंडिया में तवातुर से इलेक्शन होते रहे और जनरल ग्रेसी कह चुका था अयूब खान से जब चीफ आर्मी स्टाफ थे कि उसको जो है हमेशा फौकियत आर्मी चीफ को हासिल होगी। तो हुकूमत गो के लियाकत अली खान की थी और उसके बाद में वज़ीर-ए-आज़म तब्दील होते रहे, लेकिन असल हुक्मरान जो है वो सदर फील्ड मार्शल अयूब खान थे, जो आर्मी चीफ भी थे और वजीर दिफा भी थे। फिर वो मरला आया कि जब वो पहला कू आया, आपको याद होगा 58 में, और फिर ये चलता रहा मामला। फिर इन्होंने सन 1962 का आइन बनाया, वो जो उस वक्त के शरीफुद्दीन पीरजादा होते थे मियां मंजूर कादिर ने, जिसके बारे में अभी जालिम ने नज़म लिखी, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। और बहरहाल उस नज़म ने उस दस्तूरी ने अयूब खान का भी खात्मा करने में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। उस 62 के आइन में, क्योंकि अयूब खान को ये इल्म था कि वो बराह रास्त वोटों से नहीं जीत सकेंगे, एक पॉपुलर तहरीक की, तो एक नया उन्होंने सिस्टम मुतराज़ कराया। और ये उस वक्त के बड़े बड़े दिमाग थे, बदकिस्मती थे उस वक्त बानी पीपल्स पार्टी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे, और वो इसमें इन जैसे दिमागों ने काम करके ये तय किया कि मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान में 80-80 हज़ार यानी पहले काउंसलर बने, काउंसलर बन के वो वोट दें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। यानी कि उन्होंने पार्लिमानी निज़ाम को चेंज कर दिया। पार्लिमान में जो है सदारती इंतखाब लाए, और सदारती इंतखाब में ही बराह रास्त वोटरों को शिरकत का इसका मौका नहीं दिया, डायरेक्ट वोट नहीं था, बल्कि जैसे मैंने कहा, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये जो 80 हज़ार और 80 हज़ार
1,60,000 वोटर होंगे, इनको बासानी दबा लेंगे, खरीद लेंगे। दो जगह वो कामयाब नहीं हुए, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरे कराची, और बड़ा खैर तो बरेलवी साहब, आप ये नहीं समझते कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक पार्टी अपना जलसा करे, वहां पे 20-30 हज़ार पार्टी के वर्कर्स आए, उन्हीं वर्कर से कहे कि मुझे वोट दो और मैं वोट लेके पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाऊंगा, ये ऐसे ही था क्या? देखें, वो आप 62 का यानी मैं बिल्कुल सादा आसान नहीं है ये चलो, ये सिस्टम भी हुआ, इसमें भी अयूब खान हार चुका था, और आपने देखा कि उसके हारने के बाद ये 65 की वॉर आ गई और फिर सस्टेन नहीं कर सका, और फिर 68 की मूवमेंट आई, तो अयूब खान को जो है ये भी है कि अयूब खान को जब हुकूमत गिर रही थी तो उसको गिराने में आखिर में याहिया खान जैसे फौजी जनरलों ने भी साथ नहीं दिया। ठीक है, हाँ आगे चलता हूं जी। 70 के इलेक्शन जो थे वो फिर पहली बार पाकिस्तान में बालिग राय दही यानी 1 वोट की बुनियाद पर हुए, और वो उस इलेक्शन का फिर आप नतीजा देखें तो उसे भी तस्लीम नहीं किया गया और आधा मुल्क की तकसीम हो गया। तो ये जो 70 का था ये 1 वोट का था और पार्लिमानी निज़ाम था, क्योंकि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में पार्लिमानी निज़ाम की रिवायत रही है। हिंदुस्तान में जैसे तैसे भी कहेंगे मोदी जैसा फाशिस्ट हो, पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सका, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से कहा जाता है। यही ठीक है, निज़ाम आगे चलते हैं जी। 1955 में सिकंदर मिर्जा ने पहली मरतबा 1 यूनिट का निज़ाम जो मुतारिफ कराया था, उसके क्या फवायद थे और क्या नुकसान थे? देखिए आप, अब मैं वही बात है, आपका वक्त कम है। सिकंदर मिर्जा अंग्रेज का टाउट था, ये अंग्रेजों का यानी प्री पार्टीशन ये अंग्रेजों का फौज में था। फिर इसने उस वक्त जब 47 थी 48 थी तो कायद आज़म की जिंदगी मुख्तसर थी। सिकंदर मिर्जा हमें विरसे में मिला, गुलाम मोहम्मद हमें विरसे में मिला, जो और ये जो 3-4 चौधरी मोहम्मद अली हमें विरसे में मिले, ये 3-4 बेवकूफ थे जो अंग्रेज के दिए हुए थे, क्योंकि अंग्रेज ने मजबूरन पाकिस्तान को तकसीम तो कर दिया, लेकिन वो ये समझते थे कि ये स्टेट एक खौफनाक सूरत इख्तियार कर सकती है, और इसीलिए उसको इतने बड़ी तादाद में मुसलमान, इसीलिए उन्हें डिवाइड भी किया गया। यही नहीं बल्कि सूबों को डिवाइड कर दिया। अगर आपको याद हो कि जो अनडिवाइडेड बंगाल था उसके वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी जैसी शख्सियत थे, वेस्ट और ईस्ट बंगाल को डिवाइड किया। फिर वेस्ट में जो पंजाब था उसको भी इसलिए तकसीम किया गया कि जो गैर मुनक़सिम जो पंजाब था उसमें मुसलमानों को हुकूमत थी नवाब ममदूद की। तो ये पूरी अंग्रेजों की साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत, और बदकिस्मती से बाद में किताबों में लिखा कि कायद आज़म ने जब देखा कि 10 लाख लोग लाखों लोग हिजरत कर रहे थे, 10 लाख लोग मारे गए, तो वो जब जहाज पे जा रहे थे वो सर पकड़ के बैठ गए। ओह आई कांट थिंक, उनको तसव्वुर में भी नहीं था कि इस तकसीम के नतीजे में इतनी बड़ी हिजरत, इतनी बड़ी हलाकतें होंगी। और विरसे में क्या हुआ, कायद आज़म की शहादत के इंतकाल के फौरन ही बाद पुअर लियाकत अली खान जो मुस्लिम लीग के सदर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर तो जरूर बने, लेकिन उनके उसी वक्त हुकूमत गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्जा जैसे चौधरी मोहम्मद अली के बेवकूफ में आ गई। फिर आपने देखा कि उस वक्त एक वज़ीर दिफा बना, एक प्राइम मिनिस्टर बना, एक सदर बना, कहीं जाकर आप जनाब एक 56 का आइन जरूर बना था, 56 में आकर एक आइन बना आपके यहाँ जो चौधरी मोहम्मद अली ने बनाया था, अच्छा आइन था, और उसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था। लेकिन उस वक्त भी आपको मैं जल्दी से बता दूं कि जब प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली बैठे हुए थे, प्रिसाइड कर रहे थे, तो अयूब खान वर्दी में आए। चौधरी मोहम्मद अली के बेटे खालिद अनवर साहब बहुत ही सीनियर सीजन लॉयर हैं, बड़े पाए के, अल्लाह उन्हें और जिंदगी दे। मैंने उनसे पूछा कि आज आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ के क्योंकि लॉ मिनिस्टर थे, आपके वालिद जब प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मौजूदगी में अयूब खान वर्दी में बैठा हुआ था एज ए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, आर्मी चीफ। उन्होंने कहा गलती हुई, लेकिन वो 56 के आइन के तहत जो 58 के इलेक्शन थे वो जैसे भी टूटे फूटे, उसमें यकीनन एक अवामी गवर्नमेंट आती थी, लेकिन फौज एक मार्शल के तहत आई थी। अयूब खान जनरल ग्रेसी के पढ़ाए हुए सबक पर चल रहा था और बिलाकर एक तवील मार्शल आपने देखा। ठीक है, चूंकि हम ये सेगमेंट कर ही साबिक सुदूर पे हैं और सदारती निज़ाम पाकिस्तान में जो रहा, जब भी रहा पार्लिमानी निज़ाम रहा, लेकिन जो सदर की सीट थी उसका क्या रोल रहा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जब उन्होंने 13-14 मिनट की तकरीर की और उसमें उन्होंने 90 दिन का 3 माह का कहा, उन्होंने कहा इलेक्शन हो जाएंगे, और साथ में उन्होंने इस्लाम और पाकिस्तान इनका रिलेशन उन्होंने इस तरह से कोरिलेट किया कि अगर मुल्क ने सर्वाइव करना है तो इस्लामी निज़ाम के बगैर इम्पॉसिबल है कि सर्वाइवल हो।
तो आप एक तो ज़ियाउल हक साहब के दौर को कैसे देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि उस वक्त उन्होंने जब तकरीर की तो बहुत सी कैलकुलेशन करके की होगी ना, 90 दिन तब उन्होंने मेंशन किए होंगे? क्या ऐसे हालात थे, क्या वजूहात थी कि वो फिर डिले ही होता गया और फिर वो पूरा एक डेकेड गुजर गया ऑलमोस्ट? अगर आप इजाजत दें, मैं आना चाह रहा था, आपने मुझे अच्छा मौका दिया कि सदर आरिफ अलवी ने जो पीठ पे छुरा घोंपा है एक फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म को, मैं उसमें आऊंगा, लेकिन उसमें पहले इस पर आता हूं कि जनाब ये भुट्टो साहब ने जब 77 का आइन बनाया, हमारे यहाँ उस आइन का महवर मरकज खुद प्राइम मिनिस्टर था, और उसको जो सदर बनाए गए वो फजल चौधरी से गुजरात के। इस पर बड़ा मशहूर हुआ कि जब एक आध साल गुजर गया तो कुछ लोगों ने लिख दिया ऐवान सदर की दीवार पर, फजल को रिहा करो। तो फिर आपने देखा यहाँ कौन कौन सदर बनते रहे, यहाँ रफीक तारड़ सदर बनते रहे, यहाँ ममनून हुसैन सदर बनते रहे, यहाँ वो सेरेमोनियल फारूक लगारी साहब जिन्होंने अपनी पार्टी की हुकूमत ही खत्म कर दी थी। जी नहीं, वो तो फिर आप गौर कीजिए कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही थी, गवर्नमेंट खत्म की जा रही थी, वो आईनी जिम्मेदारियां पूरी करते रहे फजलाई और तगालुआ। नवाज शरीफ को इख्तियार से महरूम किया गया, तारड़ साहब आईनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे। बानी तहरीक इंसाफ सदर आरिफ अलवी को बनाया सदर, जो काउंसलर जो है क्लिफ्टन से इलेक्ट नहीं हो सकता था, उसने जो है जिसे तहरीक इंसाफ को जाली मैंडेट की गवर्नमेंट कहती है, उनको इन्होंने तस्लीम किया। ये बड़ी बदकिस्मती है। सदर आरिफ अलवी को किसी सूरत पे हलफ लेना नहीं था, इनकार कर देते क्या हो जाता, उन्हें पता नहीं कि इसलिए नहीं करा, वो खातून अव्वल और वो उन तमाम क्या मिलते हैं पट से सम्राट से महरूम हो जाते। इनको जो लाखों की पेंशन मिलती है, इनको जो घर मिलता है। अच्छा, कमिंग बैक टू जनरल ज़ियाउल हक साहब का सवाल, आप क्या समझते हैं कि एक आर्मी चीफ जो होते हैं वो बड़े कैलकुलेटेड बात करते हैं, और ज़ियाउल हक साहब जो थे उन्होंने जब तकरीर की थी, उन्होंने कमिटमेंट की थी 90 रोज़ की, ऐसे क्या महरिकात हुए होंगे, क्या वजूहत होंगी इनकी बिना पे उन्होंने फिर वो डिले होता गया, पोस्टपोन ही होता रहा और कई साल गुजर गए? देखिए एक मनसूबाबंदी के तहत 10 साल आया। ज़ियाउल हक जो है वो भुट्टो की जो है वो जो कुछ भुट्टो साहब ने किया, हालांकि उन्हें मौका मिला था, अगर वो नैब की गवर्नमेंट खत्म नहीं करते, अगर अपनी पार्टी खत्म नहीं करते, अगर अंदर का फ्यूडल नहीं निकलता, अगर उनकी ख्वाहिश टैक्स इस्तेमाल नहीं करते, तो भुट्टो साहब को कोई नहीं हिला सकता था। लेकिन उन्होंने कुआं खुद खोया, 77 के जाली इलेक्शन कराए, उन्होंने अनअपोज लोगों को जिताया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी में जमा करा दिया, और ज़ियाउल हक के लिए आसान हो गया, और 10 साल तक वो ठाठ से हुकूमत करता रहा। और अगर मैं अभी भी यकीन करता हूँ कि 88 में वो जहाज नहीं गिरता तो शायद ज़ियाउल हक ताहयात हुकूमत करता रहता, क्योंकि आपने देखा उसने 85 में जो पहले इंतखाबात कराए वो गैर जमाती इलेक्शन थे, उसके कोख से पैदा हुई थी। ठीक है बरेलवी साहब, आप क्या समझते हैं 58(2)B जिसको नवाज शरीफ साहब ने ख़त्म करवा दिया था पार्लियामेंट के जरिए, 58(2)B से पहले तक के सुदूर जो पाकिस्तान में रहे, 58(2)B ख़त्म होने के बाद के जो सुदूर हैं उनमें क्या फ़र्क आप देखते हैं, उनका सियासी रोल कैसे देखते हैं? ये एक बार फिर आपको ये जो आज जो बैठे हुए कितने बाद 35 साल बाद 1988 में ये मौका मिला था जब पहले इंतखाबात हुए, 71 गैर जानिबदार। ये और बात है कि हमीद गुल का बयान ऑन रिकॉर्ड पर है कि उसने ये कहा कि जनाब बेनजीर भुट्टो को 104 वोट मिल रहे थे, हमने उसको असादा इसलिए नहीं दी कि कौमी सलामती खतरे में पड़ती। और आपको याद होगा कि वो 12 MKM की बैसाखियों से जो है बेनजीर भुट्टो इक़्तिदार में आई, और ये नवाज शरीफ थे। इन शरीफों को, इन तारड़ों को, इनके साथ में बैठे हुए मरियमों को याद दिलाया जाए कि ये नवाज शरीफ थे जिसने $1 करोड़ उसामा बिन लादेन से लिए, और उन्होंने 58(2)B के तहत सदर गुलाम इसा खान को खत लिखा तहरीक अदम एतमाद का। ठीक है, लास्ट सवाल आइंदा, और फिर वो 58(2)B फिर नवाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई। जी हाँ बिल्कुल, बेनजीर ने नारा लगाया लाड़काना का वज़ीर आज़म, लाहौर का वज़ीर आज़म। जी हाँ। अच्छा, आखिरी सवाल, आइंदा आने वाले सदर पाकिस्तान का रोल आप कैसे देख रहे हैं? मुल्क के लिए, सियासत के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल किरदार अदा करेंगे जरदारी साहब? वो रोल तो थोड़े पहले ये जो माचिस की तितलियों से, बैसाखियों से बनाई हुई हुकूमत बाहर निकल जाए, सड़क पर बैठा हुआ जो भीख मांग रहा होगा वो, छोले वाला, आलू वाला, तांगे वाला, पटवारी कह रहा होगा ये हुकूमत 6 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। आप क्या रोल देख रहे हैं इनका? ठीक है, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।